डरते थे कभी तन्हाई से बीमार ना पड़ जाएं, अब महफिलों से खौफ है कि रोग ना लग जाए। ना जाने कैसी गुस्ताखी हम कर गए कि चेहरे पर नकाब लगाने पड़ गए। इस घुटन से कब निकल पाएंगे, खुली हवा में सांस कब ले पाएंगे। कोरोना हमारा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जैसे जमाना हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आदि टेढ़ी बातें यानी कि आज का प्रोग्राम। और आज है 12 जुलाई 2020, दिन है रविवार। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और मुंबई चा मानुस। एक आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ आज के कुछ अपडेट, उसके बाद कुछ कहानी, कुछ किस्से। और आज दिन है रविवार यानी कि दूसरा दिन वीकेंड का, और आज भी आप अपने परिवार के साथ होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और रविवार का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे, अपने परिवार के साथ चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे और टीवी देख रहे होंगे। तो अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक भारत वर्ष में आज की डेट तक 8,44,377 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है, 24 घंटों में 27,114 प्लस नए केसेस आए हैं। और ना सिर्फ भारतवर्ष में, वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। वर्ल्ड में भी टोटल करीब 2,75,000 केसेस आए हैं पूरी दुनिया में, जो एक दिन में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा नए केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के। उसके अलावा 22,659 डेथ हो चुकी हैं टोटल, और 515 डेथ पिछले 24 घंटों में हुई है। और दोस्तों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हमें दुनिया की बात भी करनी चाहिए। अभी तक 1,24,00,000 पेशेंट पूरे दुनिया में हो चुके हैं। उसमें से करीब 2,87,000 नए केसेस आए, जो मैंने आपको बताया था अभी 24 घंटे में पूरे दुनिया में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यूएस अकेले में 33,10,000 केसेस हो चुके हैं, और 70,000 नए केसेस आए हैं यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, जो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। उसमें 1,37,000 डेथ हो चुकी हैं यूएस के अंदर, और टोटल विश्व के अंदर जो मृत्यु हुई हैं वो करीब 5,65,000 मृत्यु हो चुकी हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से। दोस्तों, एक खबर मैं आपको देना चाहता हूं बॉलीवुड से। अमिताभ बच्चन का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने कल खुद ट्वीट करके कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव वायरस का शिकार हो चुका हूं, यानी कि उनको भी कोरोना वायरस आ चुका है, उनको भी कोरोना वायरस डिटेक्ट किया है पॉजिटिव। और उन्होंने खुद अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। साथ में उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि मेरे परिवार का भी टेस्टिंग हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है और एडवाइस किया है कि मेरे से जो भी लोग लास्ट 10 डेज में संपर्क में आए हैं वो भी जाकर अपनी टेस्ट करा लें। ये होती है एक महानता एक अच्छे इंसान की। वो एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी, और उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने खुद बताया, ना कि कोई छुपाया, कि मुझे ये हो चुका है कोरोना वायरस, और साथ में ये भी सलाह दी कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो भी टेस्ट करा लें। हम उम्मीद करते हैं अमिताभ बच्चन जी के लिए कि वो जल्दी ठीक होकर, रिकवर होकर वापस आ जाएं और उनका परिवार भी स्वस्थ रहे। दोस्तों, मुकेश अंबानी अब वर्ल्ड के 8वें रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं, यानी कि बुफेट जो है वो भी अब 9वां स्थान पे आए हैं, लेकिन उनका स्थान हमारे मुकेश अंबानी जी का 8वां स्थान हो चुका है। वॉरेन बुफेट, जो कि पहले 3 रिचेस्ट लोगों में से थे, अब वो 9वें स्थान पर आ गए हैं, और मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड में 8वें स्थान पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग की जो लिस्ट थी, जो बिलियनर्स की लिस्ट निकाली थी, उसने बताया कि मुकेश अंबानी जी की वर्थ $68.3 बिलियन है, जबकि वॉरेन बुफेट की वर्थ है 67.9 बिलियन। तो दोस्तों, ये खुशखबरी है हमारे एक भारतीय के, ये फख्र की बात है कि 8वें रिचेस्ट इंसान बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। हम इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, रिलायंस ग्रुप को और मुकेश अंबानी जी को। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं, कल मैंने एक नाम थोड़ा गलत ले दिया था। ये एक्चुअली विकास दुबे था, विकास यादव नहीं था। शायद मैं विकास दुबे की जगह विकास यादव बोला था। तो विकास दुबे थे जो मरने वाले थे, जो एक खूंखार व्यक्ति था और जिसका कल एनकाउंटर में, यानी कि परसों एनकाउंटर में
डेथ हुई और पुलिस ने उनको, एसआईटी ने उनको एनकाउंटर में घेर कर मार दिया जब उन्होंने रिटेलिएट किया। तो दोस्तों अब इसी के ऊपर यूपी सरकार ने एक, एसआईटी ने एक बैठक बैठाई है, यानी कि एक इंक्वायरी बैठाई है, और उस इंक्वायरी के लिए 31 जुलाई की लास्ट डेट दी है उनको सबमिट करने के लिए अपनी रिपोर्ट। और इंक्वायरी बैठाने का मतलब यह है एसआईटी की कि जांच की जाए कि पिछले 30 वर्षों से किस तरह से ये जो आतंक जो फैलाया हुआ था विकास दुबे ने, उसके क्या कारण थे, उसे कहाँ कहाँ से शह मिली हुई थी, किन किन पुलिस अधिकारियों ने, पॉलिटिशियन ने या ब्यूरोक्रेट ने उसको सपोर्ट किया हुआ था, और कैसे उसने अपना इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ था बिना किसी सूचना के और बिना किसी परेशानी के। तो इसका जो हेड बनाया है वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूस रेड्डी जी। उसके अलावा एडीजे और डीआईजी लेवल के लोग भी इस गठन में शामिल हैं जो इंक्वायरी करेंगे। दोस्तों गुजरात से एक समाचार है कि हार्दिक पटेल जो कि पटेल कम्युनिटी के लीडर थे, उन्हें कांग्रेस ने अपना गुजरात का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कार्यकारी परिषद का प्रेसिडेंट बना दिया है। वो काफ़ी यंग है, जस्ट 28 साल की उम्र है। तो एक यूथ को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है, गुजरात कांग्रेस का। हम उनको बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पटेल अपनी पार्टी के लिए पूरे रूप से काम करेंगे। दोस्तों असम में क्योंकि हालात बहुत ख़राब है तो वहाँ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सेम बेंगलुरु में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। अशोक गहलोत जो कि सीएम है राजस्थान के, वो ब्लेम करते हैं कि बीजेपी ऐसे हालात में भी उनकी सरकार को गिराने की सोच रही है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कि उन्होंने ब्लेम किया है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में कंटिन्यू रहे। दोस्तों धारावी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के पेशेंट्स आए थे और बहुत ही तेज़ी से रिकवर हुए थे। उसका कारण था कि वहाँ पे लोकल जो सपोर्ट था, जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो पब्लिक का सपोर्ट था, जो गवर्नमेंट थी, जो म्यूनसिपैलिटी थी, सब ने मिलकर वहाँ पे इसे पूरी तरह कंट्रोल किया और इसे प्रेज़ किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने कहा है ये कि रोल मॉडल है भारत के लिए कि कितनी तेज़ी से धारावी जैसे एरिया में ये एपेडमिक कोरोना वायरस फैला था और काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल भी हुआ था। दूसरा, दिल्ली को मैं कहता हूँ दिल्ली में रिकवरी रेशियो जो है वो बहुत फास्ट है और हमें ज़रूर धन्यवाद देना होगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का, भारत सरकार जो गृह मंत्रालय है उसका, वहाँ की पब्लिक का और डॉक्टर्स का, कि ये रिकवरी रेट बहुत फास्ट फैला है। इसका मतलब काफ़ी इफेक्टिव ढंग से स्टेप्स लिए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। 80% इज़ द रिकवरी रेट इन दिल्ली विच इज़ एक्सीलेंट। दोस्तों अब मैं कुछ आर्थिक खबरें आपको बताना चाहता हूं जो एक पार्ट होता है हमारे इस कार्यक्रम का, जो हम कोशिश करते हैं कि आपको आर्थिक खबरें भी बताई जाए। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जो 3 लाख की जो स्कीम थी MSME के अंडर में, और उसमें से अभी तक 61,987 करोड़ रुपया डिसबर्स भी हो चुका है MSME के अंदर। यस बैंक ने अपना फ्लोर प्राइस 12 रुपये रखा है और 12 से 13 रुपये तक का कैप रखा है जो IPO लेके आने, बल्कि FPO फॉलो पब्लिक ऑफर लेके आने वाले हैं। लक्ष्मी विलास बैंक ने आज 92.86 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टर के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैनरा बैंक के बारे में भी, उसने भी 8,000 करोड़ रुपये का जो अपना नेक्स्ट ईयर का फंड रेजिंग का इक्विटी शेयर्स के थ्रू माध्यम से एक्सरसाइज है उसको अप्रूव कर दिया है वहाँ के बोर्ड ने। तो वो आने वाले साल में 8,000 करोड़ रुपया इशू के माध्यम से, इक्विटी शेयर्स के माध्यम से पब्लिक से उठाना चाहते हैं अपने बैंक के उत्थान के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक ने डिक्लेयर किया एक अकाउंट जिसका नाम है महा एसोसिएट्स होटल्स, जिसमें कि 71.18 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग थी। इसे फ्रॉड रिपोर्ट किया है और RBI को बताया है, और इसके अलावा FIR भी कर दी है उन्होंने CBI के अंदर। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आज अनाउंस किया है कि वो अपने MCLR से 20 बेसिस पॉइंट कम
करने वाले हैं, यानी कि जो नए रेट होंगे वो एप्लीकेबल 11 जुलाई से होंगे और रिवाइज जो 1 ईयर का MCLR है वो 7.40 होगा, जबकि पहले 7.60% था। दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी करीब 3000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग एक्सरसाइज का अप्रूवल ले लिया है अपने बोर्ड से, और इक्विटी शेयर्स के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए एडिशनल वो बैंक में इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। कर्नाटका बैंक ने कहा है कि उसने हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट दिया है जो कि 196.38 करोड़ है। दोस्तों अगर हम दुनिया के बैंकों की बात की जाए तो लगभग $2.1 ट्रिलियन का लॉसेस हुआ है विश्व भर के बैंकों में बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जिसमें से कि $1.3 ट्रिलियन इसी साल का लॉस है। और उसके अलावा जो S&P है उसने भी रेटिंग बताई है, जिसके आधार पर उसने वार्निंग दी है कि लॉसेस और बढ़ सकते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने भी फैसला किया है कि वो कुछ फंड रेज करे 1700 करोड़ का, और उन्होंने इसके लिए अपने प्रमोटर बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को भी कहा है कि इस फंड रेजिंग एक्टिविटी में वो भी पार्टिसिपेट करें। दोस्तों आपको याद होगा कि HDFC के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी इश्यूज हो गए थे। तो अभी जो HDFC ने रिसेंटली जो अनाउंस किए हैं अपने रिजल्ट्स, उसमें स्टेक नहीं है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का, जिसने कि 17.5 मिलियन शेयर लिए थे 1.01 स्टेक में, और जो करीब 3300 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यूएशन थी। तो ये था दोस्तों अपडेट। और इसके अलावा तमिलनाडु पुलिस ने भी आज 3 लोगों को अरेस्ट किया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक डुप्लीकेट ब्रांच को चला रहे थे। देखो कैसा हो सकता है कि कुछ लोग बैंक को सोचते हैं कि हम खुद उस बैंक को चला सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चला रहे थे उसकी डुप्लीकेट ब्रांच को तमिलनाडु के अंदर, और उसमें से एक जो व्यक्ति था वो एक फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय का लड़का था। दोस्तों SBI की नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर जो कि गुवाहाटी के अंदर है उसको सील कर दिया गया है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, क्योंकि उसमें 5 एम्प्लॉयज़ को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा आपको याद होगा कि $500 बिलियन था, वो बढ़कर 513.25 बिलियन जुलाई 3 तक हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स 7% तक गिरे थे, क्योंकि उसने रिपोर्ट किया था करीब 3688 करोड़ का फ्रॉड जो कि NPA अकाउंट हो चुका था DHFL के द्वारा। तो इसके कारण पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 7% गिरे हैं, जो कि उनकी वैल्यू 34 रुपये 60 पैसे BSE में और 34 रुपये 60 पैसे ही NSE में थी। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय RJ आदि, और आपको सुनाया था अभी तक का अपडेट। और जाइएगा मत, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ और कार्यक्रमों के साथ, कुछ और कार्यक्रमों के पास। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद भी ही निभाई जाती है। सुखी होने के बहुत से रास्ते होते हैं, पर औरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं होता। मत परेशान रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 45 साल की अवस्था में उच्च शिक्षित और अल्प शिक्षित एक जैसे ही होते हैं। 55 साल की अवस्था में रूप और कुरूप एक जैसे ही होते हैं। आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, झुर्रियां आंखों के नीचे के डार्क सर्कल छुपाए नहीं छुपती। 60 साल की अवस्था में उच्च पद और निम्न पद एक जैसे होते हैं, यानी कि 60 साल की अवस्था में उच्च और निम्न पद एक जैसे होते हैं। चपरासी भी अधिकारी के सेवा निवृत्त होने के बाद उनकी तरफ देखने से कतराता है। 70 साल की अवस्था में बड़ा घर और छोटा घर एक जैसे ही होते हैं। घुटनों का दर्द और हड्डियों का गलना आपको बैठे रहने पर मजबूर कर देता है। आप छोटी जगह में भी गुजारा कर सकते हैं। 80 साल की अवस्था में आपके पास धन का होना या नहीं होना
एक जैसा ही होता है। अगर आप खर्च करना भी चाहें तो आपको नहीं पता कि कहाँ खर्च करना चाहिए। 90 साल की अवस्था में सोना और जागना एक जैसे ही होता है। जागने के बावजूद भी आपको नहीं पता कि क्या करना है। जीवन को सामान्य रूप में ही लें, क्योंकि जीवन में रहस्य नहीं है जिन्हें आप सुलझाते फिरें। आगे चलकर एक दिन हम सब की यही स्थिति होनी है, इसलिए चिंता टेंशन छोड़कर मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही जीवन की एक सच्चाई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर किसी के जज्बात से खेलने का हुनूर मुझे नहीं आया। दोस्तों, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं और ये किस्सा गलती से रिलेटेड है कि जब हम गलती कर देते हैं तो किस तरह का एहसास होता है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक सच्चा किस्सा है, सच्चा एक्सपीरियंस है और मुझे उम्मीद है कि इससे आप भी कुछ सीख लेंगे। दोस्तों, एक बार एक कॉलेज में क्लास चल रही थी और तभी एक स्टूडेंट को याद आया कि मेरी बहुत ही महंगी घड़ी जो मुझे गिफ्ट में मिली थी, मेरे पापा ने दी थी, वो चोरी हो गई है। तुरंत उसने प्रोफेसर को कहा कि सर, मेरी घड़ी जो मैं अभी यहीं पर रखी हुई थी वो चोरी हो गई है। तो प्रोफेसर ने पूछा कि घड़ी चोरी कैसे हो सकती है, अभी तो क्लास चल रही है, तो ये घड़ी कैसे चोरी हो सकती है। तो स्टूडेंट ने कहा, सर, जब 5 मिनट का ब्रेक हुआ था उस दौरान मैं घड़ी यहाँ पर रखकर बाहर गया था और जब मैं वापस आया तो घड़ी मौजूद नहीं थी। प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब अगर किसी ने चोरी की भी है तो वो इसी क्लास में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट होगा। लेकिन बड़ी गंभीर समस्या थी कि किसी पर इल्जाम कैसे लगाया जाए। तभी प्रोफेसर को विचार आया कि चलिए हम एक काम करते हैं, सबको कहते हैं कि अपने अपनी आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बांध लें। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट से कहा कि ये काले रंग की पट्टी है और सब अपने अपने आंखों पर बांध लो और मैं घड़ी को जांचने की प्रक्रिया करता हूं। जिसकी जेब में भी घड़ी होगी मैं निकाल कर देख लूंगा। और सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध ली। अब जांच की प्रक्रिया हुई तो प्रोफेसर ने सभी बच्चों के पॉकेट को चेक किया और थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट के पॉकेट में एक घड़ी मिल गई। प्रोफेसर ने चुपचाप से वो घड़ी निकालकर, वो घड़ी जिसकी घड़ी खोई थी स्टूडेंट्स की, उसके हाथ में वापस बांध दी और उसके बाद सभी बच्चों से कहा कि अब तुम लोग अपनी अपनी पट्टियों को खोल सकते हो। और सभी स्टूडेंट ने अपने अपने सर की पट्टी खोल दी और वापस क्लास एज इट इज चलती रही। अब दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने घड़ी को चुराया था वो बहुत घबराया हुआ था। 2-3 दिन तक वो यही सोचता रहा कि शायद अगर मेरे बारे में मालूम चल गया तो मेरा क्या होगा। और उसे हमेशा ये लगा कि शायद आज और अभी प्रोफेसर ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा उस स्टूडेंट ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे सबकी पढ़ाई खत्म हुई और सबने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर अपना काम धंधा शुरू कर दिया। दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने घड़ी चुराई थी धीरे धीरे वो तरक्की के रास्ते पर बढ़ता गया और वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। जैसा कि कॉलेजेस में होता है रीयूनियन के लिए सभी पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उसके बाद वहां पर सब स्टूडेंट्स के आपस में डिस्कशंस हुए कि कौन कहां पर है, कौन क्या कर रहा है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया था तो इसे एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी गई और इस स्टूडेंट के बारे में सभी ने बहुत तारीफ की। दोस्तों, जब रीयूनियन खत्म हुई तब ये स्टूडेंट प्रोफेसर के पास धीरे से जा गया और उसने प्रोफेसर को नमस्कार किया और उसके बाद उनके पैर छुए। प्रोफेसर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो उसने बताया कि गुरुजी, मैं आज आपसे माफी मांगना चाहता हूं। प्रोफेसर ने कहा,
किस चीज़ की माफ़ी? तो स्टूडेंट ने कहा कि अगर आपने आज मुझे माफ़ नहीं किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई सालों से मैं आपका एक कर्ज अपने लिए अपने ऊपर बोझ के रूप में मानकर लेकर चल रहा हूं। तो प्रोफेसर ने कहा कि बात क्या हुई है और आप किस लिए माफ़ी मांगना चाहते हो? तो तब स्टूडेंट ने कहा कि सर, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले मैं जिस क्लास में पढ़ता था उसके आप प्रोफेसर थे और आपकी क्लास में एक घड़ी की चोरी हुई थी और उस घड़ी की जो चोरी हुई थी वो घड़ी मैंने ही चुराई थी और आपने मेरे जेब से घड़ी निकालकर उस स्टूडेंट को घड़ी भी दे दी थी और मुझे लगा कि शायद आप मेरा नाम सभी को बता दोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि जैसे ही आप मेरा नाम बताओगे उसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने किसी को मेरा नाम नहीं बताया। यह सुनकर प्रोफेसर बहुत हैरान हुआ और प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट को कहा कि शायद तुम्हें नहीं पता है, जिस समय मैंने तुम लोगों की आंखों में पट्टी बांधी थी उस समय मैंने भी अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी और उसका कारण ये था कि मैं कभी भी किसी को लज्जित नहीं करना चाहता था। गलती इंसान से हो सकती है और जब मुझे तुम्हारी जेब से घड़ी मिली तो मुझे सच में नहीं पता था कि वो घड़ी तुम्हारी जेब में थी, क्योंकि मेरी आंखों में भी पट्टी बंधी थी और मैंने उसके बाद अपनी आंखों से पट्टी खोलकर जिस स्टूडेंट की घड़ी चोरी हुई थी उसके हाथ में वो घड़ी बांधी थी। इसलिए मुझे भी अभी तक नहीं पता था कि ये घड़ी तुमने चुराई है। इतना सुनते ही स्टूडेंट रोने लगा और उसने अपने गुरुजी को, प्रोफेसर को जोर से जकड़ लिया और कुछ देर तक उनके कंधे पर सर रखकर रोता रहा। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं प्रोफेसर। जब किसी की गलती होती है तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको भी इसी तरह महान बनना है। किसी की गलती पता चलते हुए भी माफ़ कर देना चाहिए या उसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का हमें मौका देना चाहिए। पता होते हुए भी कि ये अपराधी है, उसे जाने देना चाहिए ताकि उसे सुधरने का मौका मिले। दोस्तों, सामान्य रूप से देश की गलती हो सकती है, समाज की भी गलती हो सकती है, राजनीति की गलती हो सकती है, सरकार की गलती हो सकती है, गुरु की गलती हो सकती है, शिष्य की गलती हो सकती है, बॉस की गलती हो सकती है, एम्प्लॉय की गलती हो सकती है दोस्तों। लेकिन माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये शक्तिशाली लोगों का काम होता है। गलतियां ढूंढना महानता नहीं है, गलतियों को नजरअंदाज करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना महानता होता है। दोस्तों, मैं बहुत इंस्पायर हुआ इस कहानी से या इस वाक्य से जो प्रोफेसर ने बताया कि सच में शिक्षक का स्थान वैसे ही दूसरा नहीं होता है। इसीलिए शिक्षक को और भगवान को एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो उसने अपनी महानता का परिचय दिया। दोस्तों, गलती किसी की भी हो, लेकिन हमें शायद एक बार उसे सुधारने का मौका जरूर देना चाहिए, बिना उसको ह्यूमिलेट किए हुए। दोस्तों, ये किस्सा आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आडी टेढ़ी बातें। आज है रविवार का दिन और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ समय में इस सभा को समाप्त करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाऊँगा। और उससे पहले, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका होता है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। दोस्तों, रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। रिश्ते पहले रिश्ते जिए जाते थे और अब रिश्ते निभाए जाते हैं। भरोसा एक स्टिकर की तरह होता है, यह दूसरी बार
पहले जैसा नहीं चिपकता है। तो दोस्तों अब मैं सुनाता हूं आपको आज की कहानी, और कहानी का शीर्षक है एक चुभन, और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती संपन्न घर की महिला ने आखिर में पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती हुई एक संपन्न घर की महिला ने आखिर में 2 साड़ियों के बदले एक टब पसंद कर लिया। नहीं दीदी, बदले में 3 साड़ियों से कम तो नहीं लूंगा, बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा। अरे भैया, एक एक बार की पहनी हुई तो है, बिल्कुल नई जैसी लगती हैं ये साड़ियां। एक टब के बदले में तो ये 2 भी ज्यादा है, मैं तो फिर भी दे रही हूं। नहीं नहीं, 3 से कम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बर्तन वाला फिर बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा ही गली से गुजरती एक महिला ने वहां आकर खाना मांगा। आदतन हिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गांठ बांधकर बनाई गई उस साड़ी उसके युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार तो उसके मुंह बिचकाया और उसने कहा कि सुबह सुबह ये कहां से आ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ये सुबह आई है तो चलो मैं इसको कुछ दे देती हूं, और ये सोचकर वो गृह स्वामिनी अंदर से रात की बची हुई रोटियां मंगवाई और उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, भैया क्या सोचा, 2 साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस रख लूं? बर्तन वाले ने उसे इस बार चुपचाप टब पकड़ा दिया और अपना गट्ठर बांधकर बाहर निकल गया। अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई महिला दरवाजा बंद करने को उठी, तभी उसकी नजर सामने की ओर गई। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई साड़ियों में से एक साड़ी उस महिला को दे रहा था, भिखारी महिला को दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ सा महसूस होने लगा। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं तो दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है यह कोई मायने नहीं रखता, आपकी सोच व नियत सर्वोपरि होना आवश्यक होता है। ये वही समझता है जो इन परिस्थितियों से गुजरता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको छोटी सी थी, लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि अब सभा खत्म करना चाहता है, और खत्म करने से पहले आपको कहना चाहता है कि पैर की हकीकत क्या होती है। छू लो तब चरण, अड़ा दो तो टांग, धंस जाए तो पैर और फिसले तो पांव। आगे बढ़ा कदम, निशान छोड़े पद, प्रभु के हो पाद, बाप की हो लात, घुंघरू बंधे पग, खाओ तो टंगड़ी, खेलो तो लंगड़ी, और देव स्पर्श आशीष। ये है एक पैर की हकीकत। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, अब आपसे यहीं पर सभा समाप्त करने की अनुमति चाहता है, और कल यानी कि सोमवार को फिर आपसे रूबरू बातचीत करेगा एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।